Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्विज बाय फोरम आईएएस। डेली करंट अफेयर्स के 5 टॉपिक्स हम उठाते हैं जो प्री 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है और उसको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। और आज का पहला एमसीक्यू है, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इट इज एन ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट एम्स टू मैनेज इंटरनेशनल फाइनेंस। स्टेटमेंट 2, it is the largest global development institution focused on private sector in developing countries. Statement 3, it finances through both loans and direct investments. IFC का आपने नाम सुना होगा। IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। आपको जनरली आप नाम सुना होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है डेवलपिंग कंट्रीज में उसको फाइनेंस करता है। फिर एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, बेसिकली जो वेलफेयर वगैरह के लिए पैसा आता है वो इसके थ्रू आता है और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये सारे पैसे आते हैं। लेकिन जो आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये 1956 में बना था। ठीक है, सबसे पहले आईबीआरडी बना था। तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करना। इंडिया में अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी है उसको आईएफसी से फाइनेंस चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जाता है या फिर तो इस तरह से ये जो आईएफसी है ये प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करता है। और इसका जो पैसा आता है ये लोन के थ्रू लोन की तरह भी आ सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट की तरह भी आ सकता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ये ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप एक डॉटर कंपनी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू पट्टनम साइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये साइट अभी केरला में डिस्कवर किया गया है। ठीक है, काफी सारे अच्छे इसमें खोज देखने को मिले हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज द ओनली मल्टी कल्चरल आर्कियोलॉजिकल साइट on southwestern coast of the Indian subcontinent. Statement 2, the site is devoid of any idols of gods and goddesses. Statement 3, the social structure of Patnam was hierarchical along with rigid caste system. पहला स्टेटमेंट है that it is the only multicultural archaeological site, ये करेक्ट है। पटनम साइट केरला के बिल्कुल कोस्ट पे पाया जाता है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा करेक्ट, इट इज डिवाइड ऑफ एनी आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये भी बात सही है कि पटनम साइट में किसी भी तरह का गॉड या गॉडेस का कोई भी मूर्ति देखने को नहीं मिली है और वहां पे कोई भी टेम्पल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला है। हालांकि जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे एक्सकेवेशन जरूर थे जिससे ये पता चलता था कि कुछ रिलीजियस बिलीफ था इनका। और इंडस वैली साइड पे भी कुछ हेरार्किकल सोसाइटी देखने को वहां पे मिल रही थी, जिस तरह का वहां पे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पटना साइट वाज हायरार्किकल अलोंग विद रिजिड कास्ट सिस्टम। ऐसी बात नहीं है, वहां में किसी भी तरह का कास्ट सिस्टम या फिर रिलीजन देखने को नहीं मिला है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये बहुत ही एक सेकुलर सोसाइटी थी जो कि इंडिया में अभी तक नहीं देखने को मिली है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1 and 2 करेक्ट है स्टेटमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following statements. The institution of eminence scheme is a scheme of Ministry of Human Resource Development. Private institutions are ineligible to get IOE status. At present, no institutions have been awarded with IOE status. Institution of eminence, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको फाइनेंस किया जाए, उनको एक तरह का ऑटोनोमस कैरेक्टर उनका डेवलप किया जाए कि बिल्कुल ऑटोनोमस वे में अपना वो काम करें। तो ये ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर इनएलिजिबल टू गेट आईओई, ये बात गलत है क्योंकि अभी तक देखें 12 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कहा गया कि दे आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। इन 12 में से 8 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं और 4 प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो
सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देयर आर नो IOU इंस्टीट्यूशंस एट प्रेजेंट, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि अभी 12 है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज ए हाई प्रेवलेंस ऑफ रेयर रिसेसिव जेनेटिक डिसीज। स्टेटमेंट 2, genome editing can be used to develop disease resistant animals preventing the spread of zoonotic disease। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इंडिया में जो रेयर रिसेसिव जेनेटिक डिजीज हैं उनका प्रेवलेंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हेटेरोजेनेटिक पॉपुलेशन है और जो इनब्रीडिंग रेट है वो भी ज़्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जेनेटिक जेनोम एडिटिंग से जो डिसीज रेजिस्टेंट एनिमल्स उनको डेवलप किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर्स फॉर द पीरियड ऑफ 2018-22। स्टेटमेंट 2, इंडियाज डिफेंस इंपोर्ट हैज डिक्लाइंड फॉर द पीरियड 2018-2022। मोस्ट ऑफ द इंडियाज आर्म एक्सपोर्ट्स आर कैरिड आउट बाई प्राइवेट सेक्टर। आर्म्स एक्सपोर्ट्स आर कैरिड आउट बाई प्राइवेट सेक्टर। देखें, आर्म्स आर्मामेंट्स का जो भी ट्रेड होता है उससे रिलेटेड डाटा कौन देता है? सिप्री। सिप्री के हिसाब से क्या कहना ये है, इंडिया सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है इस पीरियड में 2018 और 22 के बीच में। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की इंडिया का जो डिफेंस इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ, ये भी सही है क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो लगभग 11% डिक्लाइन हुआ है। हालांकि ये इंपोर्टर होना सबसे बड़ा बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है और बहुत बड़ी कमजोरी है इंडियन आर्मी की, कि बाकी देशों पे डिपेंडेंट होना पड़े हमें हमारे आर्म्स और आर्मामेंट्स को लेके। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट की मोस्ट ऑफ द आर्म्स एक्सपोर्ट्स आर कैरिड आउट बाय प्राइवेट सेक्टर, ये गलत है क्योंकि आप देखें इंडिया में प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर अभी भी काफ़ी वीक है। हालांकि कुछ L&T हैं, चाहे टाटा है, चाहे इस तरह का कुछ कंपनियां हैं, लेकिन जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इनका जो महत्व काफ़ी ज़्यादा है डिफेंस सेक्टर में। और इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट होता है वो ऑलमोस्ट डिफेंस PSUs ही करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 1 and 2 ओनली। तो यहाँ पे हमारा क्विज खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।